देखो बाबू, हम लोग प्रीवियस क्लास में, देखिए बाबू, हम लोग प्रीवियस क्लास में फिजिक्स में ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग प्रीवियस क्लास में ये जाने कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता कैसे है वो ऑब्टेन करना सीखे थे। हाँ या ना? सीखे ना? हेलो सर, आज आपकी हम आवाज लोग बिल्कुल क्लियर आ रही है। ठीक है सर। जी जी। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में डिस्कस किए थे, और उसके बाद हम लोग ये डिस्कस किए थे कि न्यूटन का थर्ड लॉ और न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ, इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। न्यूटन का थर्ड लॉ और न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ दोनों एक दूसरे के बराबर में है। न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता था कि इक्वल एक्शन के बराबर इक्वल अपोजिट रिएक्शन होता है, उसी को क्या कहा जाता है, न्यूटन का थर्ड लॉ कहा जाता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि हम जितना फोर्स किसी बॉडी पर लगाते हैं तो वो बॉडी भी हम पर उतना ही फोर्स अप्लाई करती है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ था। ग्रेविटेशनल लॉ भी सेम इसी तरह से कहते हैं कि इस यूनिवर्स या इस अर्थ पे मौजूद जितना भी ऑब्जेक्ट है, और हम दो ऑब्जेक्ट के बीच में जितना फोर्स लगता है, यानी हम जितना फोर्स इस बॉडी पर लगाते हैं और ये बॉडी हम पर जितना फोर्स लगाता है, दोनों बराबर होता है। दोनों क्या होता है? बराबर होता है। ये न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ में था। आज हम लोग जानेंगे क्या कि केपलर्स के लॉ के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? केपलर्स लॉ के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्या क्या डिस्कस करेंगे? केपलर्स लॉ। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केपलर साहब ने कंटिन्यूअसली 3 लॉ दिया। केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर सेकेंड लॉ और केपलर थर्ड लॉ। केपलर फर्स्ट लॉ में केपलर साहब ये बताते हैं कि इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी प्लैनेट है वो सन के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करती है, और सन जो होता है फोकी के किसी एक पॉइंट पे होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी प्लैनेट है सूरज के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करता है। ये कौन बता रहे थे? केपलर साहब बता रहे थे। किस लॉ के तहत? केपलर्स फर्स्ट लॉ के तहत। तो केपलर्स लॉ में पहला लॉ ये है, केपलर्स फर्स्ट लॉ। केपलर्स फर्स्ट लॉ। केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, all the planets revolve around the sun क्या कह रहे हैं? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी इस लॉ के तहत ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितना भी प्लैनेट्स है वो सूरज के चारों ओर रिवॉल्व्स करता है इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। किस ऑर्बिट में? इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करता है। और एंड सन is present any one of the foci, any one of the foci. Do you know about foci? foci जो है
इट इज द प्लुरल फॉर्म्स ऑफ फोकस। फोकस का प्लुरल फॉर्म्स है फॉकी, यानी दो या दो से अधिक फोकस को कहा जाता है फॉकी कहा जाता है। जैसे सिंगुलर में बॉय कहते हैं और प्लुरल में क्या कहते हैं, बॉयज कहते हैं ना, उसी तरह फोकस का प्लुरल होता है फॉकी। एक चीज आपको मालूम होना चाहिए, इलिप्टिकल और इलिप्टिकल इलिप्स में हम दिखा रहे हैं, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है और इसी ऑर्बिट में प्लेनेट रिवॉल्व करता है। मान लो कि ये हमारा प्लेनेट है अर्थ, ये रोटेट करता है इस डायरेक्शन में, और इसके दो फोकस होते हैं, एक फोकस यहां होते हैं और एक फोकस यहां होते हैं। इसीलिए दो फोकस होने की वजह से इसमें लिख दे किसी एक फोकस पे सन होगा। मान लीजिए कि इस पे सन है, इस फोकस पे क्या है, सन है। किसी एक फोकस पे क्या है, सन है। अब ये क्या हो रहा है, ये अर्थ हमारा रिवॉल्व कर रहा है। अर्थ को बढ़ा देते हैं, ये अर्थ हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करता है। अब एक चीज बताइए कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट होने की वजह से अगर हमारा अर्थ रोटेट करता हुआ यहां पहुंच जाता है, कहां पहुंच जाता है, यहां पहुंच जाता है ये अर्थ, फिर रोटेट करता हुआ यहां पहुंच जाता है हमारा अर्थ, ठीक है। इस तरह से ये रोटेट करता है, ये रोटेट करते हुए यहां पहुंचा, फिर रोटेट करते हुए यहां, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां, इस तरह से। तो यानी केपलर्स का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जितना भी प्लैनेट है वो सूरज के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करता है, और सूरज जो होता है इलिप्स के किसी एक फोकी पर प्रेजेंट होता है। एक चीज आज हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी ये पोजीशन पे अर्थ सन से दूर है कि नजदीक है। इस पोजीशन पे ये अर्थ है हमारा, ये अर्थ हम सन से नजदीक है कि दूर है, दूर है, दूर है, दूर है। इसीलिए हम बता रहे हैं कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में अगर सन हमारा यानी अर्थ हमारा सन से दूर चला जाएगा तो दैट टाइम हमारा विंटर का समय होगा। कौन सा समय होगा, विंटर समय। यानी ये अर्थ हमारा रिवॉल्व करते हुए जैसे यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे हमारा विंटर का समय होगा। और जैसे जैसे ये रोटेट करते हुए फिर यहाँ पे पहुंचा, तो यहाँ पे सूरज से नजदीक है, सन से नजदीक है, तो यहाँ पर समर का मौसम होगा। ये क्या होगा, समर सीजन होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, जैसे जैसे अर्थ सूरज से दूर जाता जाएगा वैसे वैसे विंटर नजदीक आता जाएगा। जैसे जैसे सन विंटर से यानी दूर से नजदीक होता जाएगा वैसे वैसे समर नजदीक होता जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करने की वजह से ये हमारा जो मौसम चेंज हो रहा है, ये न्यूटन के केपलर्स के थर्ड लॉ को अप्लाई कर रहा है। केपलर का थर्ड लॉ ये कहता है ना जी कि जितना भी प्लैनेट है वो सूरज के चारों इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करता है। किस ऑर्बिट में रोटेट करता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करता है। तो यहाँ पर सन अर्थ नजदीक है, यहाँ पर अर्थ क्या है, दूर है। जब अर्थ दूर होगा सन से तो क्या होगा, विंटर सीजन होगा। जब वो सन क्या होगा, जब अर्थ जो होगा सन के नजदीक होगा तो समर सीजन होगा। यानी इससे यानी केपलर के फर्स्ट लॉ से हमको ये पता चला कि अर्थ पर जो मौसम चेंज हो रहा है वो किसके कारण है, ये ऑर्बिट में रिवॉल्व करने का रीजन है। यानी अर्थ जो है सूरज के चारों ओर ऑर्बिट में जो रिवॉल्व करता है वो ऑर्बिट एक सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, वो ऑर्बिट एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है। और इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या होता है, कभी कभी अर्थ दूर चला जाता है और कभी कभी अर्थ क्या होता है, नजदीक चला आता है, जिसकी वजह से हमारे पूरे होल ईयर में एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में दो सीजन मेनली आ जाता है, विंटर और समर। ओके, कोई दिक्कत इसमें, केपलर के फर्स्ट लॉ में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता हम एक बार कंक्लूड कर रहे हैं। केपलर साहब ने
केपलर के फर्स्ट लॉ में केपलर साहब ने ये बताने की कोशिश की कि इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी प्लैनेट है, हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट है, वो सूरज के चारों ओर जो रोटेट करता है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करता है। और इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करने की वजह से ये अर्थ जो होता है कभी कभी कहाँ चला जाता है, सन से दूर चला जाता है, और कभी कभी कहाँ चला आता है, सन से नजदीक चला आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सीजन में चेंजिंग आता है, वो इसी की वजह से आता है। ठीक है, एक बात हम आपको बता दें, आप 4 क्लास में, 5 क्लास में, 6 क्लास में सोलर सिस्टम का फिगर बनाते होइएगा, देखे होइएगा कि उसमें जो ऑर्बिट बना हुआ है वो इलिप्टिकल होता है, सर्कल की तरह नहीं होता, थोड़ा दूर भागता जाता है कि नहीं, है ना ऐसा। तो वहां हम लोग नहीं डिस्कस किए थे कि वो केपलर्स लॉ के तहत वो काम कर रहा होता है। तो ये तो केपलर्स का फर्स्ट लॉ था। अब हम लोग जानेंगे केपलर का सेकंड लॉ। इसका कंक्लूजन क्या निकला बाबू? कंक्लूजन क्या निकला? न्यूटन यानी केपलर का फर्स्ट लॉ जो ये कहा कि सन जो है अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, इससे आपको क्या कंक्लूजन लिख रहा है? घूम रही है, इससे क्या कंक्लूजन लिख रहा? कंक्लूजन ये निकला कि अर्थ पे अगर सीजन जो चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से? रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से। और रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ किस पे डिपेंड कर रहा है? उसके इलिप्टिकल ऑर्बिट पे डिपेंड कर रहा है कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, जिसकी वजह से उसका सीजन क्या होता है? चेंज हो रहा है। ठीक है, अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से ये क्या हो रहा है? सीजन चेंज हो रहा है अर्थ पे। ठीक है, ये चीज के बारे में हम लोग को इसका कंक्लूजन निकला। कोई दिक्कत इसमें? अब हम लोग अगला लॉ पढ़ने जा रहे हैं जिसको केपलर सेकेंड लॉ के नाम से जानते हैं। ओके, आज आवाज साफ आ रही है बाबू? हेलो, यस सर। ओके, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केपलर सेकेंड लॉ। केपलर सेकेंड लॉ। केपलर सेकेंड लॉ क्या कहता है? केपलर सेकेंड लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी प्लैनेट सूरज के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करती है तो सन के सेंटर को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट जब वो सन की ओर स्विप करता है तो वो जितना एरिया बनाता है वो एरिया इक्वल इंटरवल में इक्वल एरिया स्विप करता है। ठीक है, सर फिर से बताइएगा। हाँ बताएंगे, रुको लिख रहे हैं पहले, उसके बाद अकॉर्डिंग टू Kepler's second law, when a planet revolves around the sun, the line joining the center of the earth and sun, the line joining the center of earth and sun श्याम उठे ना। sun
स्वीप मुठ हम बोलेंगे तो बात इक्वल एरिया in equal interval of time. केपलर्स का सेकेंड लॉ ये कहता है कि अर्थ जो है या कोई भी प्लैनेट, क्यों कोई भी प्लैनेट जब सूरज के चारों ओर रिवॉल्व करता है तो सूरज का सेंटर और अर्थ के सेंटर को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट जब वो स्वीप कर करके इक्वल स्वीप करता है तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कंज्यूम करता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कंज्यूम करता है। अभी हम देखो बताते हैं, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल देखो यहां ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है, मान लो कि यहां पे हमारा सन है, ये हमारा सन है। मान लीजिए कि कोई भी प्लेनेट यहां से रिवॉल्व कर रहा है, यहां पे नहीं दिखाते हैं, अच्छा चलिए यहां से रिवॉल्व कर करके कहां पहुंच रहा है मालूम है, ये घूमता हुआ यहां पे पहुंच रहा है, पोजीशन 1 से पोजीशन P1 से P2 पे पहुंच रहा है। कहां पे पहुंच रहा है? P2 पे पहुंच रहा है। यहां पे ये रोटेट करते हुए यहां पे पहुंचा, यहां पे पहुंचा, ये मान लो कि P3 पे पहुंचा, फिर ये रिवॉल्व करते हुए कहां पे पहुंचा? P4 पे पहुंचा। तो कह रहा है क्या, देखो एक समझा रहे हैं, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, मान लो कि ये सन का सेंटर ये है और ये प्लैनेट का सेंटर है, तो मिलाने वाली लाइन सेगमेंट जब ये स्वीप कर करके यहां पे पहुंचती है, यहां पे ये स्वीप किया, ये लाइन स्वीप कर करके यहां पे पहुंच गया, ऐसे पहुंच रही ये लाइन स्वीप कर करके यहां पे पहुंच गया, तो ये जितना एरिया बनाएगा ये, और ये स्वीप करके यहां पर जहां से आया, तो इस दोनों के सेंटर को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट जो होगा, ये स्वीप करके जो यहां पे पहुंचा, इसका एरिया ये दोनों बराबर होगा। ये दोनों क्या होगा बाबू? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। यानी यहाँ पे ये टाइम इंटरवल जितना लग रहा है, यहाँ पे जितना टाइम लग रहा है उतना ही टाइम इंटरवल यहाँ पर भी है। यानी अगर इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आने में इस प्लेनेट को अगर टी टाइम लगा है, तो इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आने के लिए भी टाइम पे कितना टाइम लग रहा है? टी टाइम लग रहा है। तो यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कंज्यूम करता है, इक्वल एरिया सब में कंज्यूम करता है। तो इसका एरिया जितना होगा उतना इसका एरिया होगा। इसको देखने से कंक्लूजन क्या निकला, तो बताइए, पहले ये बताइए, केपलर्स का सेकेंड लॉ समझ में आया कि नहीं आया? केपलर्स का सेकेंड लॉ ये कहता है कि सूरज के चारों ओर अगर कोई प्लैनेट रिवॉल्व करता है तो प्लैनेट का सेंटर और सन को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट, और ये लाइन सेगमेंट स्वीप कर करके यहाँ पे पहुंच गया, तो ये बराबर समय में, यानी ये टी समय में अगर जितना एरिया बनाएगा, और यहाँ पे अगर कोई प्लैनेट ये अगर टी समय में स्वीप करके यहाँ पे पहुंचा, तो ये जितना एरिया बनाएगा दोनों बराबर होगा। इससे कंक्लूजन ये लगा कि देखिए बाबू, यहाँ देखे पोजीशन देखने से पता चला होगा कि यहाँ पर ये प्लैनेट यहाँ से यहाँ पे पहुंचा है, ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है कि नहीं किया है? यहां से यहां तक पहुंचने में ये ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, और यहां से यहां तक पहुंचने में ये कम डिस्टेंस कवर किया है। इससे ये पता चला बाबू कि कोई भी प्लैनेट अगर सूरज के नजदीक होता है तो वो तेज रफ्तार से रिवॉल्व करता है, और जब वो सूरज से दूर होता है वो धीरे धीरे रिवॉल्व करता है। जब वो सूरज के नजदीक होता है तो क्या होता है, वो तेज से, यानी उसको एनर्जी ज्यादा मिलने की वजह से ज्यादा स्पीड में रिवॉल्व करता है। जब वो सन से दूर होता है तो उतना ही समय में कम डिस्टेंस कवर किया, यानी इतना ही डिस्टेंस, मगर दोनों का एरिया क्या होगा? बराबर होगा। कंक्लूजन समझ में आया? हेलो, केपलर्स का सेकेंड लॉ समझ में आया? यस सर। हेलो,
हेलो, कैप्लर्स Yes, का sir. सेकंड sir. लॉ समझ में आया? यस सर। तो ये याद रखिएगा कि कैप्लर्स का फर्स्ट लॉ क्या कह रहा था और कैप्लर्स का सेकेंड लॉ क्या कह रहा था। कैप्लर्स के फर्स्ट लॉ में से यही बात हुई कि जितना भी प्लैनेट है वो सन के चारों ओर वो कैसे में रिवॉल्व करता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। इसका मतलब हमारा अर्थ भी एक प्लैनेट है, तो अर्थ भी सन के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है। इसी रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से, अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से सूरज के चारों ओर जो रिवोल्यूशन करता है हमारा अर्थ, जब वो सूरज के नजदीक होता है तो समर होता है, जब वो सूरज के दूर होता है तो विंटर सीजन होता है। उसके बाद कैप्लर का सेकंड लॉ ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर सूरज के नजदीक कोई प्लेनेट है तो वो बहुत तेजी से रिवॉल्व करेगा, जब वो सूरज से दूर है तो वो धीरे धीरे रिवॉल्व करेगा, यानी उसका स्पीड कम जाएगा, जब वो नजदीक होगा तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा, मोशन बढ़ जाएगा। तो यानी इसके यही चीज इसमें बताने की कोशिश की जा रही थी, कंक्लूजन यही निकला। नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे कैप्लर्स के थर्ड लॉ के बारे में कि कैप्लर्स का थर्ड लॉ क्या कहता है। कैप्लर्स का थर्ड लॉ क्या कहता है वो हम इसलिए कि टाइम नहीं आ रहा है, एक बच्चे का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है तो पहले उसको बता देंगे, नेक्स्ट डे हम लोग कैप्लर्स के थर्ड लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो आज फिजिक्स में हम लोग दो टॉपिक डिस्कस किए हैं, कैप्लर्स का फर्स्ट लॉ और कैप्लर्स का सेकंड लॉ।